नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी भाषा की एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है हस्वी, दूसरा ऑप्शन है दीर्घी, तीसरा ऑप्शन है री, चौथा ऑप्शन है दीर्घु। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पूरी वर्णमाला में हस्वी, दीर्घी और री, ये तीनों ही वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी वर्ण आपके पुल्लिंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो दोस्तों, हमारे जो वर्ण का उच्चारण है, एक कंठ से होता है, एक तालु से होता है, एक दंत से होता है, एक ओष्ठ से होता है। इस प्रकार दोस्तों इसी सीरीज में पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो दोस्तों, इसमें जो का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ढा, तीसरा ऑप्शन छा और चौथा ऑप्शन मा। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है छा का उच्चारण, ये जो छा का उच्चारण है दोस्तों, उसका स्थान कौन सा है? तालु। देखिए दोस्तों, इसमें 5 वर्ग होते हैं, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनका जो क्रम होता है दोस्तों, का होता है कंठ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, लुंठित ध्वनि है। देखिए दोस्तों, 2 ध्वनि होती हैं, लुंठित और प्रकंपित। तो दोस्तों, लुंठित ध्वनि होती है रा और प्रकंपित होती है ला। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ओष्ठ, स्वर व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें चारों के चारों शब्द पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ का भी उच्चारण होता है, जिसका जो स्वर व्यंजन भी आता है, जो अल्प प्राण भी होता है और जो अघोष वर्ण भी होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है पा, यानी पा वर्ग पा से स्टार्ट होता है। ये पा शब्द ओष्ठ भी है, यानी इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। स्वर व्यंजन की प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, ये अल्प प्राण भी होता है, ये अघोष भी होता है। दोस्तों, अभी ये सीरीज चल रही है, इसके बाद हम आपके सामने लेके आएंगे पूरी हिंदी की सिलेबस टॉपिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, जब एक ही ध्वनि द्वैत हो जाती है, 2 बार आती है, तो युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? युग्मक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, या क्वेश्चन नंबर 6, या किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य, कंठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि जो मेरा या की जो ध्वनि होती है वो किससे होती है। देखिए दोस्तों, कंठोष्ठ यानी कि ओ की ध्वनि आती है, दंतोष्ठ में दा प्लस ओष्ठ का आता है, कंठ में दोस्तों का जो उच्चारण का वर्ग का होता है वो कंठ से होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा? तालव्य। 6 का ऑप्शन नंबर ए, तालव्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, उच्चारण की दृष्टि से वा का उच्चारण स्थान है। देखिए दोस्तों, जब वा की बात करते हैं, वा एक होता है बा, एक होता है वा। तो दोस्तों, जो वा का उच्चारण है उसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो दूसरा है, लेकिन इसका जो उच्चारण स्थान है वो दूसरा है। तो यहाँ पे दंतुष्ट वा की बात आती है तो इसको दंतुष्ट वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दंतुष्ट वा। और जब हम वा की यानी कि वा चिरेमा वा की बात करते हैं तो उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। लेकिन जब इस वा की बात करते हैं तो दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बना होता है। दोस्तों, यही इसमें डिफरेंस है। वा में आपके इस वाले वा में दोस्तों और इस वाले वा में ये आपका कौन सा होता है? दंतोष्ठ होता है।
ये वाला आपका कौन सा होता है, ओष्ठ होता है। यही इसमें अंतर है, क्योंकि ये वा वाला होता है ये दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बना होता है, यानी इसमें दंत का भी यूज होता है और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। लेकिन जो चरण वाला वा है इसमें दोस्तों केवल किसका प्रयोग होता है, ओष्ठ का। तो इसका दोस्तों 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों जब हिंदी में वर्ण की स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो इसमें आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11। और दोस्तों जब इनकी मात्रा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनकी मात्रा की संख्या कितनी है दोस्तों, 10। क्योंकि आपको पता है दोस्तों आ की कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए के उच्चारण में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। यानी कि दोस्तों जब बात करते हैं हम ह्रस्व ए की और दीर्घ ए की, दोस्तों ये जो ह्रस्व ए है और दीर्घ ए, पहले हमको इसको पता होना चाहिए कि इसका उच्चारण स्थान कैसे कैसे होता है। तो जो ह्रस्व ए है ये आ प्लस ई से मिलकर बना होता है, या दीर्घ ए है ये आ प्लस आई से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जब इनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो जो ह्रस्व ए है और जो दीर्घ ए है इनका जो उच्चारण स्थान है वो 2 से मिलकर बना होता है। यानी कि इनके उच्चारण में 2 ध्वनियों का यूज किया जाता है। तो वो ध्वनियाँ कौन सी हैं दोस्तों, यानी कि कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ प्लस तालु से मिलकर आपकी किसका उच्चारण होता है, ह्रस्व ए और दीर्घ ए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती है। दोस्तों आपके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका कौन सा आता है, का वर्ग, फिर आपका आता है चा वर्ग, फिर आता है आपका टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग, फिर आता है आपका पा वर्ग। का जो वर्ग है दोस्तों इसका उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है दोस्तों, कंठ से। चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का कंठ तालु मूर्धा से होता है, तावर का दंत से होता है, पावर का ओष्ठ से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका चा वर्ग का जो ध्वनि होती है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है। तो चा वर्ग दूसरे नंबर पे आता है और जिसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा, तालु, यानी कि तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चा वर्ग की जो ध्वनि कहाँ से आती है दोस्तों, तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, आपको ये ह्रस्वी, दीर्घी और री, ये तीनों ही वर्ण हिंदी वर्णमाला में ऐसे हैं जिनको हमेशा कैसे रहते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। जबकि पूछा गया पुल्लिंग नहीं है, तो ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही क्वेश्चन था दोस्तों, समझने वाला था, कोई ध्यान देने वाली बात है बस। क्वेश्चन नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। ये आपको पता होगा दोस्तों। स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, या स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है। और व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा स्वतंत्र रूप से होता है जिनका उच्चारण, तो दोस्तों वो क्या होते हैं मेरे, स्वर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यानी ह्रस्वदा प्लस आ प्लस ह्रस्वका प्लस ह्रस्वशा प्लस आ, इसको जब दोस्तों मिलाएंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा। दोस्तों आपको पता है यदि मैं इस दा की बात करता हूँ तो ये पूर्ण व्यंजन है। क्या है, पूर्ण व्यंजन है। यदि मैं दा में हलंत लगा हुआ है तो दोस्तों ये ह्रस्व व्यंजन है। इस ह्रस्व व्यंजन में जो आगे मात्रा होती है वो उसका पूर्ण रूप लेती है, यानी कि दा बन जाएगा। यदि मैं दा हलंत में यहाँ पे ह्रस्व ई है तो ये क्या बनेगा, दी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, दी। तो देखिए दोस्तों दा में आपका क्या लग रहा है, दा में आपका आ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, दा।
का में आपका क्या जुड़ रहा है, सा। तो दोस्तों एक आपका संयुक्त व्यंजन होता है, यदि का में सा जुड़ता है तो क्या बनता है, ख्या बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ख्या। और ख्या के बाद क्या आ रहा है, दा। तो इसका जो पूर्ण रूप क्या बन जाएगा, दक्ष। इसका जो वर्ण विच्छेद का जो शब्द बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, दक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 13 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ढा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो ढा वर्ग है वे किस वर्ग के अंतर्गत आता है और फिर इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जो ढा वर्ग है ये टा वर्ग के अंतर्गत आता है और टा वर्ग में चौथा स्थान है। देखिए टा वर्ग दोस्तों इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसका हमको स्थान पता होना चाहिए। टा, ठा, डा, ढा और ढा, यानी कि डा और ढा, यानी ढा पे आपका उच्चारण कौन सा हो रहा है, चौथा हो रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कोई सी भी भाषा होती है उस भाषा को लिखने के लिए उसके लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब इन लिपि चिन्हों को हम क्रमबद्ध कर देते हैं तो ये किसका रूप लेते हैं, उसकी वर्णमाला का। तो हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो इसका 15 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्णमाला। वर्ण समूह क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण समूह दोस्तों उसको बोलते हैं, मैंने यहाँ से ले लिया आ, यहाँ से ले लिया का, यहाँ से ले लिया जा, यहाँ से ले लिया छा, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ण समूह भी हो सकते हैं। लेकिन यदि क्रम में होते तो क्या कहलाती, वर्णमाला कहलाती। क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला। समूह को क्या बोलेंगे, ओनली वर्ण समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको पता है उच्चारण यानी कि मात्रा के अनुसार हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर आपको पता है अ, यो, री, आ, ई, उ और री, ये अब कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 किस में, देखिए डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। देखिए दोस्तों भी हमने स्वरों की संख्या कितनी पढ़ी थी, 11। कितनी पढ़ी थी दोस्तों, 11। लेकिन आपने देखा होगा स्वरों के अंदर किनको पढ़ते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को पढ़ते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों अनुस्वार, इसको बोला जाता है विसर्ग। तो यही 2 ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्वरों के अंतर्गत तो आती हैं लेकिन स्वरों के अंदर का क्या नहीं करते, समावेश नहीं करते। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों इसको बोला जाता है अनुस्वार, इसको बोला जाता है विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। देखिए दोस्तों सनक ध्वनि उसको बोलते हैं जिसमें 2 वर्णों का संयुक्त हो रहा हो। युग्मक, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के क्वेश्चन में, एक जैसी ध्वनि जो बोली जाती है उसको युग्मक बोलते हैं। फिर आता है आपका द्वितीय, यानी कि जिसमें जैसे मैंने कहा दिल्ली, क्या बोला मैंने, दिल्ली। तो इसमें जो दिल्ली में डबल ला आ गया तो द्वितीय ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, द्वितीय ध्वनि का। अब बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि। तो संबल ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा होता है दोस्तों, समप्रकट ध्वनि। कौन सा होता है दोस्तों, समप्रकट ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर डी 18 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखना जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था उच्चारण अवधि के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, इससे ज़्यादा समय दीर्घ स्वर में लगता है, इन दोनों से ज़्यादा समय किस में लगता है, प्लुत स्वर में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी, यानी जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, वो कौन से होते हैं, प्लुत। जैसे मैंने कहा राम, यानी कि जिसमें इस प्रकार का वर्ड आ जाता है उसमें ध्वनि क्या खिंच जाती है। जब ध्वनि खिंच जाती है तो वो आपका कौन सा शब्द कहलाता, वर्ड कहलाता है आपका प्लुत स्वर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, प्लुत स्वर। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, मंडी परिषद परीक्षा यूपी की 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। और दोस्तों यही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये श्रृंखला जो चल रही है आपकी, ये किसी न किसी परीक्षा में आई है, वो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में ज़रूर सहायता देगी।
तो देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन को कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनकी संख्या 5, इनकी संख्या 5, इनकी भी संख्या 5, इनकी भी 5 और इनकी भी 5। यदि हम टोटल इनको दोनों काउंट करते हैं दोस्तों इतने कितने बनते हैं 25। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 25। आँख मीच के लगाने हैं दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए दोस्तों अभी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर, यदि आपने किया हो तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको ये बार बताया था ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है, जिसका कंठ प्लस तालव्य, कंठ और तालव्य से मिलकर को आपके कौन से किसका उच्चारण होता है, ए और औ को, और कंठ उष्टि से आपको ओ और औ को, इनका उच्चारण किससे होता है, और दंतुष्टि किसका होता है, वा का। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें 2 चीज़ों का मिश्रण होता है। दंतुष्ट में दंत प्लस उष्ट का, कंठुष्ट में कंठ प्लस उष्ट का, कंठ तालव्य में कंठ प्लस तालव्य का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 21 का वो ऑप्शन नंबर ए, कंठ प्लस तालव्य से आपका उच्चारण ए और आई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है मंडी परिषद 2019 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं देखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मात्रा, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी अर्थ, ऑप्शन नंबर डी वर्ड। तो देखिए दोस्तों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करते हैं, यानी कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्या बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शब्द। ये शब्द ऐसा शब्द है जो भाषा की क्या है, सबसे लघुत्तम इकाई है दोस्तों। क्या है, सबसे लघुत्तम इकाई। देखिए दोस्तों ये जो श्रृंखला चल रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं लाभ देगी दोस्तों। क्या देगी, लाभ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता है दंत का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत उष्ट, यानी कचट ता। जो ता वर्ग की सीरीज होती है उसकी सारा उच्चारण स्थान आपके कौन से होते हैं, सारे के सारे आपके ता वर्ग के अंतर्गत दंत से होते हैं। अब देखिए ता में आपका आता कौन कौन सा है, ता में इसमें से कोई सा भी नहीं आ रहा, लेकिन ता की ध्वनियों में आपका श श शा और हा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 24 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। देखिए दोस्तों अनुनासिक वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, यानी कि हर वर्ग का 5वां वर्ण आपका कौन सा होता है, अनुनासिक वर्ण होता है, जिसमें एक आपने सुना होगा निया, न, न, म, ये सारे के सारे वर्ण आपके कौन से होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। इसमें कौन सा आ रहा है दोस्तों, म आ रहा है। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। देखिए दोस्तों जब हम बात करते हैं वर्णों की दो प्रकार के होते हैं, घोष या सघोष। घोष को या घोष बोला जाता है, यानी कि हर वर्ग का घोष वर्ण। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें ये 5 वर्ग आपको दिए होते हैं कचट तप, यानी कचट तप। इन कचट तप में वे वर्ण जो क्रम के अनुसार, यानी घोष की बात करते हैं क्रम के अनुसार, जिनका वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड आपका क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। देखिए चा दोस्तों पहले नंबर पे आता है, का पहले नंबर पे आता है,
गा, का खा गा तीसरे नंबर पे आता है, खा दूसरे नंबर पे आता है। तो मैंने कहा घोषवर्ण कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो देखिए दोस्तों इसमें तीसरा कौन सा है, गा। तीसरा कौन सा है दोस्तों, गा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गा। और जो पहले और दूसरे नंबर का होता है, जैसे मैंने का खा, चा छा, ता था, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं पहले और दूसरे नंबर के दोस्तों, ये सारे के सारे अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अघोष। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष और तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ड घोष या सघोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ला और सा का उच्चार स्थान किससे होता है। तो देखिए दोस्तों जब ला और सा ध्वनि की बात करते हैं तो इसका एक उच्चार स्थान होता है। जैसे दोस्तों ध्वनियों का भी अपना उच्चार स्थान होता है। या दोस्तों आप डिटेल में पढ़ोगे, ला और सा का मशहूर यानी बस से होता है, इसका किससे होता है, बस से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दंत। क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो देखिए दोस्तों कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारे की सारी ध्वनि किसकी है, वर्ण ध्वनि देवनागरी लिपि की है। इसमें ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि गर्दन, गर्दन से कोई ध्वनि नहीं निकलती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस व्यंजन का उच्चार स्थान तालव्य से होता है। देखिए दोस्तों कंठ, तालव्य, यानी कंठ के बाद क्या आता है, तालव्य। देखिए दोस्तों का जो गा स्थान है, गा का आपको पता है सेकंड में आता है, नहीं वो का खा गा पहले में आता है, कंठ से होता है। हमको किससे पूछ रहा है, तालव्य का। तो देखिए दोस्तों चा छा जा झा और अइया, चा छा जा अइया। ये झा का पूछ रहा है दोस्तों, झा पर किस में आता है, तालव्य में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अभी आपने देखा था, यानी ऐसे स्वर जो ना तो व्यंजन है ना ही स्वर है। अभी आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा अनुस्वार, एक पढ़ा होगा आपने विसर्ग। ये दोस्तों दोनों ही वर्ड कैसे हैं, ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, ना ही स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। तो दोस्तों जब ये ना स्वर है ना ही व्यंजन है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहलाते हैं, अयोग भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग भाव। इनकी संख्या कितनी है, 2। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्वर तंतुओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जब दोस्तों स्वर तंतुओं की बात की जाती है तो इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये हिंदी वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, इसका आज पहला वीडियो है। इसमें दोस्तों मैंने 31 क्वेश्चन कराए हैं, इसी को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, कल एक और आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। सो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।